What's up everyone? Welcome back to the channel guys. अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जो कि है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, दैट इज योर यूनिट नंबर 8। 10 हो चुका है, 9 हो चुका है, 8 करेंगे, इसके बाद 7 6 5, मतलब उल्टा ही आपका सिलेबस चल रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पोर्शन बाकी है। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों जल्दी से बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के साथ। सबसे पहले आएगा कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है। तो देखो यार, बायोमैकेनिक्स हम किसको बोलते हैं? दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, बायो एंड मैकेनिक्स। सही है। अब इसके अंदर हम मेनली क्या करने वाले हैं, हम बॉडी की मूवमेंट्स को स्टडी करने वाले हैं कि हम जितने भी प्रकार की मूवमेंट्स करते हैं, कितने सारे स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, राइट। चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, अलग अलग जगह अलग अलग बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं। तो वो बॉडी मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, किन किन पार्ट्स को मूव करके हो रहे हैं, किन किन कॉन्सेप्ट्स को मूव करके हो रहे हैं, इसकी स्टडी को ही हम लोग बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। इट इज द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ लिविंग बॉडी इंक्लूडिंग हाउ मसल्स, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो बोन्स हो, चाहे वो टेंडन्स हो, चाहे वो लिगामेंट्स हो, कैसे एक साथ काम करते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक हो गया बेटा? परफेक्ट हो गया? नहीं हो गया? बायोमैकेनिक स्टडी नॉट ओनली द ह्यूमन बॉडी, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी को नहीं पढ़ता, ये एनिमल्स को भी पढ़ता है एंड इवन एक्सटेंड्स टू प्लांट्स एंड द मैकेनिकल वर्किंग्स ऑफ सेल्स। ठीक हो गया बेटा? परफेक्ट है। इसके बाद हम याद करेंगे न्यूटन को। सर न्यूटन कहाँ से आ गया यहाँ? हाँ, न्यूटन भी है यहाँ पे। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं बच्चों मोशन के। न्यूटन ने कितने लॉ दिए हैं? 3 लॉ दिए हैं और हमें वो तीनों लॉ पढ़ने हैं और फिर उनका एप्लीकेशन देखना है कि कैसे वो स्पोर्ट्स में लागू होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कुछ बेसिक थियरी है न्यूटन की, कि वो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, तो उसके बारे में आप एक बार वैसे ही एक बार पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है बच्चों, यहां पे न्यूटन ने बोला कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं या मैं बैठ जाता हूं, तो मैं रेस्ट पे ही रहूंगा जब तक मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी मुझे चलाने के लिए। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूवमेंट पे ही रहेगी जब तक कोई उस पर फोर्स ना लगे कि वो रुके। अब आप बोलोगे सर कि हम एक बॉल को ऐसे फेंक देते हैं, वो मूवमेंट में है लेकिन वो तो खुद जाके रुक जाती है। बेटा उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है इसलिए रुक जाती है। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो वो चलती रहे चलती रहे चलती रहे, कभी रुके ही ना। सिमिलरली जो रेस्ट पे बॉल आप छोड़ दो तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उसे किक नहीं करोगे, जब तक वो उसको हाथ से फोर्स नहीं करोगे तब तक वो मूवमेंट में नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, a body will remain at rest or continue to move at a constant velocity unless acted upon by an external force। ठीक है, यानी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तब तक ना तो वो मूव करेगी और अगर मूवमेंट में तो ना तो वो रुकेगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो मोशन में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। अब सर स्पोर्ट्स में हमको कैसे कैसे देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में बता दो। देखो बहुत सिंपल है। इफ यू स्लाइड अ हॉकी पक ऑन द आइस इट विल स्टॉप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द आइस, है ना भाई। देखो फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा, अदरवाइज खुद से नहीं रुकने वाला। आप आइस पे कोई भी चीज स्लाइड कर दो ना यार, वो फिसलती 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 रहेगी लेकिन एक टाइम पे आकर रुकेगी। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, दैट इज फ्रिक्शन। अदरवाइज वो नहीं रुक रहा था। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से एक स्केटर ग्लाइडिंग कर रहा है आइस पे, वो ग्लाइडिंग करता रहेगा सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन से जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, राइट। तो बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज इट। इसके बाद आ जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम। अब सर ये लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है? देखो बच्चों इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो मोमेंटम है ना, जो मोमेंटम है, या फिर ऐसा समझ लो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको ऐसे लिख देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशंस। ठीक हो गया? परफेक्ट हो गया। अब हम एक चीज और भी कर सकते हैं यहां से। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन।
इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि फोर्स का तो एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। भाई जितनी तेज किक करोगे उतनी तेजी से बॉल आगे जाएगी, हल्की किक करोगे तो हल्की थोड़ी सी जाएगी, तेजी से करोगे तो तेजी से जाएगी। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना कम फोर्स उतना कम एक्सेलरेशन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का तो हो गया डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। वहीं पे एक्सेलरेशन और मास का हो गया इनवर्स रिलेशन। एक्सेलरेशन और मास का क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। जितनी भारी बॉल होगी, अब सपोज मैंने एक हाथ में बहुत भारी बॉल ले ली, उसको मैं ऐसे फेंक रहा हूं, तो अगर भारी है तो वो उतने ही कम दूरी पकड़ेगी। वहीं पे अगर कोई हल्की बॉल है, उसको मैं ऐसे जोर लगा के फेंकूंगा तो वो ज्यादा तेज एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, फोर्स के साथ डायरेक्ट। भाई फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। वहीं अगर मास की बात करें तो अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ये बेसिकली मोमेंटम के बारे में न्यूटन ने बताया है। एज पर द लॉ, the rate of change of momentum is proportional to the resultant force and takes place in the direction of the resultant force. When a net force acts on an object, acceleration is produces directly proportional to the magnitude of the force. बोल रहा है जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना कम फोर्स उतना कम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। ज्यादा मास होगा, अगर कोई चीज ज्यादा भारी होगी तो मोर नेट फोर्स हैव टू बी यूज्ड टू मूव इट। भाई ज्यादा अगर भारी होगी तो बहुत ज्यादा फोर्स उसके अंदर हमको लगानी पड़ेगी, ठीक है। इन जनरल इफ यू यूज द सेम फोर्स टू पुश अ ट्रक एंड टू पुश अ कार, देखो कार में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ट्रक में कम होगा, क्योंकि बेसिकली ट्रक में जो मास है वो ज्यादा है ना। परफेक्ट बच्चों। अब स्पोर्ट्स में कैसे एक्सेलरेट होता है, शॉर्ट पुट की मैं आपको एग्जांपल दे ही रहा था। एक प्लेयर जो ज्यादा फोर्स लगाएगा एंड टॉसेस द शॉट पुट एट द करेक्ट एंगल हैज अ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉट पुट। भाई जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो ज्यादा दूर तक बॉल को फेंक पाएगा, कम फोर्स लगाएगा तो कम दूर तक फेंक पाएगा। राइट, परफेक्ट। डिस्कस थ्रो में भी यही है, देखो। ओके हो गया, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बच्चों लॉ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी सुना है ना। तो देखो हम बेसिकली जब स्विमिंग करते हैं तो आप पानी को पीछे की तरफ फेंकते हो, पानी आपको आगे की तरफ फेंकता है। जब आप रनिंग करते हो तो आप नीचे अपने पैरों से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, जमीन आपको आगे की तरफ फेंकता है। तो लॉ ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि आप जो चीज करोगे सामने वाला भी आपको उसी तरीके से कुछ ना कुछ रिएक्शन बदले में देगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, right? And this reaction acts with the same momentum and the opposite velocity for every action. जैसे हम कभी क्रिकेट देखते हैं तो बोलते हो ना कि एक फास्ट बॉलर बहुत तेजी से आया, जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से छक्का खा के गया है ना। फिर चाहे वो प्रीमियम फास्ट बॉलर ही क्यों ना हो, जब प्रीमियम फास्ट बॉलर बहुत तेजी से आता है और यहाँ पे बॉल करता है और इस तरीके से उसको छक्का लग जाता है, तो बहुत तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से बॉल जाती है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो सामने वाले का भी उस पे फोर्स, एक रिएक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। चाहे आप चलते हुए देख लो, द फ्लोर पुशेस यू अलोंग। अगर मैं चल रहा हूं ऐसे तो मैं अपने पैरों से फ्लोर को पीछे पुश कर रहा हूं तो फ्लोर मुझे आगे पुश कर रहा है। ओके सर, क्या बात है। स्विमिंग का मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, सोकर में भी ऐसे ही होता है ना। वी नीड टू किक द बॉल फॉर पासिंग, शूटिंग और क्लियरिंग द बॉल। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। इसके बाद आ गया बच्चों लीवर्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, लीवर का कॉन्सेप्ट। अब लीवर क्या है, लीवर बच्चों एक मशीन है जिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना हम नोट पे चलेंगे, लेकिन इसमें समझो कि एक लीवर में चार चीजें होती है। कौन कौन सी चार चीजें होती हैं, लोड, फेल्क्रम, एफर्ट, ठीक है। ये लोड, फल्क्रम और एफर्ट क्या है, देखो। एक हमने जैसा वो सीसॉ पे होता है ना, ठीक है, वो सीसॉ पे होता है ना, इसको मान लिया हमने फल्क्रम, ठीक है। इसके ऊपर एक रोड रख दी, ऐसी एक स्टिक सॉर्ट ऑफ रख दी, जैसे झूला होता है ना, झूला होता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे बच्चों लोड है। लोड का मतलब हमने चिंटू को यहां पे बिठा दिया। अब भाई अगर चिंटू को यहां पे बिठा दोगे तो झूला ऐसा हो जाएगा,
चिंटू यहाँ बैठ गया तो नीचे की तरफ हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये तो लोड हो गया, ये फल्क्रम हो गया, ये क्या हो गया, फल्क्रम हो गया। अब अगर मुझे चिंटू को ऊपर उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे यहां पे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो तीन चीजों पे बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है जो हमको सिखाया गया है कि जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स खेलते हुए भी हमको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करता है, लेकिन मोशन की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पे लीवर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हम सी सॉ पे देखते हैं कि भाई अगर इधर तीन चीजें ध्यान रखना, फल्क्रम, फल्क्रम एक बेसिकली वो पोजीशन होगी जिसमें लोड आप देखोगे और आपका फोर्स देखोगे टिका हुआ होगा। ठीक है, एक तरफ लोड और एक तरफ फोर्स। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, यहां पे चेक करो। द लीवर इज अ टाइप ऑफ मशीन, इट इज द ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट, कि कैसे हमारा बॉडी मूव कर रहा है। ऑल्दो इट मे बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, द रोल ऑफ मसल्स इन सप्लाइंग द नेसेसरी फोर्स फॉर लीवर एक्शन शुड बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, इसको समझने के लिए बच्चों हमें चार कॉन्सेप्ट को समझना है। एक है लोड, एक है फल्क्रम, एक है एफर्ट और एक है हमारे पास लीवर। ठीक है, अब लीवर क्या है बेसिकली मैंने तुम्हें बता दिया ना, जैसे एक तरीके से रोड है, उस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के चलना। द लोड इज द ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग मूवमेंट, हमारा चिंटू क्या है, लोड। द एफर्ट इज द मस्कुलर फोर्स वी यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट, एफर्ट क्या है, जो हमको फोर्स लगानी पड़ेगी, एफर्ट क्या है, जो हमको फोर्स लगानी पड़ेगी। फल्क्रम इज द जॉइंट अराउंड विच द मूवमेंट अकर, जिस जॉइंट के आसपास वो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फल्क्रम। ठीक हो गया। एंड द बोन्स ऑफ द स्केलेटल आर द लिवर्स, जो बोन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लिवर्स, क्योंकि बोन्स ही तो वो बेसिक स्टिक है जिसके अराउंड सब कुछ चल रहा है। राइट, तो मेन चीज समझो, सबसे पहले लोड क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसको आपको मूव करना है। ठीक है, एफर्ट क्या है, जो जोर लगेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। फल्क्रम क्या है, वो जॉइंट जिसके आसपास मूवमेंट हो रही है। बोन्स क्या है, विच आर द लीवर्स। इफ आस्क्ड टू स्केच अ डायग्राम ऑफ लीवर सिस्टम, पूरा सिस्टम है बच्चों, यू वुड नीड टू इंक्लूड ऑल द 4 पार्ट्स, मतलब कभी भी लीवर सिस्टम बनाना हो तो 4 पार्ट्स आने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो कैसे, यहां पे देखो टाइप ऑफ लीवर, सबसे पहले आ रहा है फर्स्ट क्लास लीवर। सबसे पहले कौन सा लीवर आ रहा है, फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, अब इसके अंदर हम ट्राइसेप का भी एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं, ट्राइसेप का। जब आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हो ना तो इस तरीके से करते हो, देखो इस तरीके से हम करते हैं तो यहाँ पे ट्राइसेप हमारा मूव कर रहा होता है। अब देखो ये पॉइंट है जिसके आसपास ये सब हो रहा है, इस पॉइंट के आसपास हो रहा है ना, तो ये तो हमारा फल्क्रम हो गया। देखो ये क्या हो गया हमारा बीच में, फल्क्रम। ठीक है, अब एक तरफ लोड है, ये हमारा लोड है, और दूसरी तरफ फोर्स है। दूसरी तरफ क्या है, फोर्स। अब अगर इधर लोड लगेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो बेसिकली क्या बोल रहा है फर्स्ट क्लास में, अ फर्स्ट लीवर हैज द फल्क्रम बिटवीन द फोर्स। बच्चों ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, फर्स्ट क्लास में फल्क्रम बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर में होगा। किसके सेंटर में, लोड और फोर्स के। ठीक है, परफेक्ट। क्या ये क्लियर है, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से। ठीक है, this class fulcrum may be moved about along the liver, thereby changing the relative length of the force and the resistance arm। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हमने किसकी बात करी, ट्राइसेप की बात करी। तो मेरी जो एल्बो है, जो मेरी एल्बो है वो मेरा फल्क्रम हो गया, ये मेरा हो गया फल्क्रम। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा हो, ये डायग्राम थोड़ा बड़ा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन मेन समझो, इसने ये इस तरीके से अपना हाथ पीछे की तरफ करा हुआ है, ये जो है ना आपका, ये बेसिकली फल्क्रम हो गया, एल्बो। एफर्ट कहां से लग रहा है, अब जब हम इसको लिफ्ट करते हैं, यहां से वजन उठाते हैं तो एफर्ट सारा यहां से लग रहा होता है, यहां से जोड़ लग रहा होता है, तो एफर्ट यानी फोर्स आ रहा है ट्राइसेप से। ठीक है, और जो लोड है, लोड आ रहा है आर्म बॉल पे, लोड हमने इधर पकड़ा हुआ, इधर पकड़ा हुआ, यहां पे, अब आ रहा हूं ना कैमरा पे, लोड यहां है ना, फोर्स यहां से लग रहा है और ये फल्क्रम हो गया। तो जब ट्राइसेप करते हैं तो इस तरीके से मसल डेवलप होता है। पूरा मूवमेंट समझ में आया या नहीं आया, तो बीच में फल्क्रम हो गया, एक तरफ लोड हो गया और एक तरफ आपका फोर्स हो गया। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से चिंटी देखो वी सिटअप कर रही है, वी सिटअप में ये जो इसका पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, जब वो वी सिटअप कर रही है तो जो हिप ज्वाइंट है वो फल्क्रम है। सही है, परफेक्ट है। उसके बाद एफर्ट कहां से लग रहा है, इधर से, एब्डोमेन से, एब्स बना रही है बेसिकली चिंटी, तो एब्डोमेन से इसका एफर्ट लग रहा है, और जो लोड आ रहा है वो इसका लोअर बॉडी से आ रहा है, तभी तो इसको जोर लग रहा है पूरा का पूरा।
परफेक्ट। तो ये सब फर्स्ट क्लास लीवर्स के एग्जाम्पल होते हैं। देन सेकंड क्लास लीवर हो गया बच्चों। अब ये जो बच्चों हमारा सेकंड क्लास लीवर है, इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे पास, पेन चल जा भाई, जो हमारे पास फलक्रम है ना, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम डिप्स चलो इसको पुशअप लिख देता हूँ, डिप्स नहीं लिखता, पुशअप लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये चिंटू पुशअप लगा रहा है। अब ये कहाँ पे टिका हुआ है, ये इधर टिका हुआ है। टिका हुआ है या नहीं टिका हुआ है, बताओ फटाफट से। जो इसकी बॉल ऑफ द फुट है उस पे टिका हुआ है, तो ये तो इसका फलक्रम हो गया। परफेक्ट हो गया, नहीं हो गया। सेंटर में हमारे पास सारा लोड आ जाएगा और फोर्स लगाएगा आगे से। देखो फोर्स तो यहां से लगाएगा ना, बाजू से, हाथ से ही तो अपर बॉडी मूव करेगा, तो फोर्स यहां से लगेगी और लोड सारा इसका ये आ रहा है, तभी तो इसकी चेस्ट ट्रेन होती है, अपर बॉडी ट्रेन होती है बढ़िया तरीके से। तो ये है सेकंड क्लास लिवर। फर्स्ट क्लास में क्या था, फलक्रम बिल्कुल बीच में था और लोड और फोर्स आजू बाजू थे, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, फलक्रम इधर आ जाएगा, फोर्स बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाएगा और लोड इधर आ जाएगा। ध्यान रखना, इस पे एमसीक्यू बनेगा, 100% आएगा। A second class lever has the load resistance between fulcrum and the force, ठीक है। In this class of lever, movement of the fulcrum will increase or decrease both the force arm and the resistance arm, ठीक है। परफेक्ट है बच्चों, ऑल राइट, बढ़िया सर। अब आ गया बच्चों हमारे पास थर्ड क्लास लिवर। अब अगर हम थर्ड क्लास लिवर की बात करें तो इसमें क्या होगा, बीच में आ जाएगा आपका फोर्स। अब देखो फर्स्ट क्लास में क्या था, फर्स्ट क्लास में था बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको, येलो, हम ब्लैक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास में क्या था, फर्स्ट क्लास में आपका मिड में था फलक्रम, ठीक है। सेकंड क्लास में क्या था, आपका मिड में था लोड, और थर्ड क्लास में क्या है, आपका मिड में है फोर्स। तो बस इसका ध्यान रख लेना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। पहले वाले में ट्राइसेप का एग्जांपल हो गया था, दूसरे वाला तो बहुत ही सिंपल है, हमने पुशअप्स का एग्जांपल ले लिया, और तीसरे वाले में बाइसेप का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे यहाँ पे है ना चिंटू का, देखो ये हमारा फलक्रम हो गया भाई, ये हमारा फलक्रम हो गया, ठीक है। या इधर हमारे पास लोड है, डंबल कहाँ है, इधर लोड है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो इधर फोर्स भी उतना ही लग रहा है। तो ये हमारा एफर्ट हो गया या फोर्स हो गया मसल का, और यहाँ हमने सारा लोड रखा हुआ है, राइट। अ थर्ड क्लास लेवर हैज द फोर्स, बोल रहा है थर्ड क्लास लेवर में फोर्स होगा बिटवीन द फलक्रम एंड द रेजिस्टेंस, ठीक हो गया बेटा। जो हमारा फोर्स आर्म है वो हमेशा शॉर्टर होगा देन द रेजिस्टेंस आर्म से। अब देखो फोर्स आर्म कितना छोटा है, रेजिस्टेंस आर्म तो बहुत बड़ा है, तो उसके मुकाबले फोर्स आर्म बहुत छोटा सा है। फोर्स जिस एरिया से लग रही है वो छोटा होगा, और रेजिस्टेंस जहां से आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास बहुत बड़ा एरिया होगा। परफेक्ट, बस तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, दैट इज इट। इसके बाद हमारे पास आता है कि किस तरीके से एप्लीकेशन इनकी होती है स्पोर्ट्स में। तो फ्यू एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। देखो जैसे सेकंड क्लास का अगर एग्जांपल हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्रिकेट बैट, चल जा भाई, क्यों अटक गया। देखो क्या बोल रहा है, द फलक्रम इज द टॉप ऑफ द हैंडल, राइट, द लोड इज द बैट्स बॉडी एंड फोर्स इज क्लोजर टू नेक ऑफ द हैंडल। ये बेसिकली तुमको एक एक बार लर्न कर लेने हैं बस, ठीक है। कि सेकंड क्लास में क्रिकेट बैट हो गया, किकिंग आपका थर्ड क्लास में हो गया जब आप किक करते हो, जंपिंग आपका सेकंड क्लास में हो गया, लुकिंग अप आपका फर्स्ट क्लास में हो गया। तो ये बस आपको एक बार पता होने चाहिए, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास इक्विलिब्रियम। सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता क्या है बच्चों। अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो तो तुमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, और साइंस वाले बच्चों ने भी इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं पढ़ा ही होता है जितना मुझे ध्यान है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक सिंपल ऐसा पोजीशन होता है जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते, अ स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। स्पोर्ट्स में हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं बैलेंस को, जहां पे जिस पोजीशन में बॉडी बिल्कुल बैलेंस में, ना इधर गिर रही है ना इधर गिर रही है, वो इक्विलिब्रियम है। वेरी सिंपल, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बैलेंस or a stable situation where opposite forces cancel each other out and where no changes are occurring। कुछ भी बदल ही नहीं रहा है, जहां पे हम बैलेंस बना पा रहे हैं वहां हम बोलते हैं हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे मैं नॉर्मली सिंपल खड़ा हूं, ना मैं इधर गिर रहा हूं, ना मैं इधर गिर रहा हूं, ना मैं आगे गिर रहा हूं, ना मैं पीछे गिर रहा हूं, तो मैं अभी इक्विलिब्रियम पे हूं, मैं अभी बैलेंस्ड पे हूं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग स्किल्स। आपको कोई भी स्किल परफॉर्म करनी है, कोई भी स्पोर्ट खेलना है, तो बैलेंस तो चाहिए ना यार। क्रिकेट खेलते हो, एक बैट्समैन को अच्छा बैलेंस चाहिए खेलने के लिए, है ना। हर स्पोर्ट में आपको बैलेंस की जरूरत पड़ती है। आप साइकिलिंग ले लो, स्विमिंग ले लो, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना बॉडी का, राइट। देखो इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक,
जो आप बिल्कुल खड़े खड़े बैलेंस बना रहे हो बिना मूवमेंट के। डायनेमिक जब आप विद मूवमेंट बैलेंस बना रहे हो, जैसे आप साइकिलिंग में विद मूवमेंट बैलेंस बना रहे हो। तो स्टैटिक में क्या होता है कि आप खड़े खड़े बैलेंस बना रहे हो, सिंपल, बिना मूवमेंट के। सही है, देखो क्या बोल रहा है, देर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या है? फॉर अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इट मस्ट नॉट बी मूविंग। वो बॉडी मूव नहीं कर रही होगी, वो बिल्कुल ही मोशनलेस होगी। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी लग रही है, वर्टिकल भी ले ली, हॉरिजॉन्टल भी ले ली। ठीक है, आप डायगोनल ले लो, इधर से फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, एकदम बैलेंस बन गया, बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो कौन सा हो जाएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सा हो जाएगा बच्चों? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे बैट्समैन का स्टांस, जब क्रिकेटर खड़ा होता है तो एक प्रॉपर स्टांस बनाए खड़ा होता है ना, बिल्कुल हेड पोजीशन एकदम स्टेबल, बॉडी एकदम स्टेबल, फिर जब बॉल आएगी तो फ्रंट फुट पे आगे जाएगा और ड्राइव मारेगा। जो भी है बेसिकली जो बैट्समैन का स्टांस है वो एक स्टेबल होना चाहिए, बोलते हैं ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर हम डायनामिक की बात करें तो मूवमेंट पे बैलेंस बनाना है ना, चाहे वो साइकिलिस्ट हो, चाहे वो रनर हो जो भाग रहा है एक ट्रैक पे। भाई भागते भागते भी तो बैलेंस बनाना पड़ता है, और बैलेंस बिगड़ता है तो गिर जाते हैं ना। तो वहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम चाहिए? डायनामिक। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट when all the applied and initial forces applied to moving body are in balance। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद बच्चों आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम एक ऐसे पॉइंट को बोलते हैं, जैसे मैं नॉर्मली खड़ा हुआ तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी सिचुएशन बोला जाएगा कि बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल मिड ऑफ द बॉडी में है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से स्ट्रेच करूंगा तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मैं बेंड होऊंगा तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बोल रहा है इट इज अ पॉइंट at which all the weight or mass of a body may be considered to be concentrated. It means the mass center is constantly moving in many sport skills। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अब देखो एक बात बताता हूं, अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पे होगा, नीचे की तरफ, है ना, बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसका बैलेंस बनाना आसान होगा। अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाए, अब देखो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां होगा ऊपर इसका बैलेंस नहीं बनेगा सही से। तो जितना नीचे होता है ना उतना बैलेंस अच्छा होता है, जितना ऊपर होता है उतना बैलेंस गड़बड़ होता है बच्चों। अब जैसे मैं सिंपल खड़ा हूं भाई, बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है। अब मैं हाथ के बल उल्टा खड़ा होने की कोशिश करूं अपने हाथों पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा, तो मेरा बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। द स्टेबिलिटी ऑफ द एथलीट, एक एथलीट कितना स्टेबल है भाई, देखो हर स्पोर्ट में आपको स्टेबल होना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बॉडी अराउंड विच इट कैन रोटेट freely in any direction where the weight of the body is concentrated। ठीक है या नहीं है बच्चों? ओके, परफेक्ट, बढ़िया। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कहाँ हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है एथलीट को मूव करने में, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में, एथलीट को एक्सेलरेट करने में, क्योंकि देखो मूव करता है ना भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा, इधर जाऊंगा तो थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा, तो मुझे बैलेंस बना, मेरा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। इसके बाद आता है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैंने आपको भी बात बताई थी, न्यूटन के लॉज में मैंने आपको ये बताया था कि फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट से रोक रही है ना। जैसे हमने देखा कि भाई आपने एक तरफ से किसी को फोर्स करा तो सामने से भी एक फोर्स लग रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन लग रही है ना। तो वो क्या था? फ्रिक्शन था। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन। ये ध्यान रखना, जो मोशन को रोकती है, अपोज करती है, बिटवीन टू सर्फेसेस दैट आर इन टच। इट ऑलवेज वर्क्स इन डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मतलब हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं इधर चल रहा हूं ना तो फ्रिक्शन इधर से लग रहा है, सामने से लग रहा है, इसलिए मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके थक जाता हूँ कि यार बस थक गया। अगर फोर्स ना लग रही हो फिर इंसान थके ही ना। हम क्यों थक जाते हैं चलते चलते? क्योंकि सामने से भी एक फोर्स लग रही होती है, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। परफेक्ट, ओके। फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट।
है ना। जैसे अगर आप अपने हाथों को ऐसे 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 मूव करके देखो फटाफट से, तो हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि एक दोनों हाथ एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रिक्शन ही तो है वो, तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इफ यू रोल अ बॉल ऑन अ सरफेस इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। अगर आप एक बॉल को ग्राउंड पे ऐसे फेंकते हो तो वो खुद रुक जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आगे। क्यों? फ्रिक्शन। बढ़िया सर। इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, फ्लूइड फ्रिक्शन आ गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गया, रोलिंग फ्रिक्शन आ गया। ओ माय गॉड। ठीक है, सबसे पहला आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक क्या है? वो फ्रिक्शन जिस वजह से ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, आप उस पर पूरा फोर्स लगा रहे हो लेकिन आप उसको मूव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप का जो फ्रिक्शन है ना, जो उसकी पावर है, जो फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है आपके फोर्स से, तो वो रुका हुआ है, आप मूव कर ही नहीं पाओगे। फिर आप 2-3 लोगों को बुलाओगे फिर वो मूव करेगा, है ना, लेकिन फिलहाल तो मूव नहीं कर पा रहा। तो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। इट अकर्स व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कॉज द थिंग टू मूव। अगर आप मूव नहीं कर पा रहे तो फिर वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक हो गया बेटा? परफेक्ट है या नहीं है? उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। तो स्टैटिक में तो क्या है? ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। काइनेटिक में क्या है? मूव कर रहा है। जैसे आप एक बॉल को किक करते हो, मूव कर रही है लेकिन वो खुद से रुक जाएगी, तो वो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन में आएगी। इट अकर्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्लाइडिंग, रोलिंग, ये सारी की सारी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। सही है। स्लाइडिंग कौन सी होती है? झूला होता है ना, झूला, स्लाइड। स्लाइड देखिए कि आप इस तरीके से एक स्लाइड बनी होती है कि भाई यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ, ये सीढ़ी चढ़ गए, सीढ़ी चढ़ गए, सीढ़ी चढ़ गए, और यहाँ पे एक स्लाइड है। ठीक है, अब चिंटू को हमने यहाँ बिठा दिया, चिंटू यहाँ से फिसलता 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 नीचे जाएगा, धीरे 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 धीरे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है। पुशिंग एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सरफेस, दिस इज व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड वन बॉडी मूव्स द सरफेस ऑन द अदर बॉडी बाय स्लाइडिंग इट और रबिंग इट। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद रोलिंग। रोलिंग किस पे लगेगा? सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स पे, बॉल पे, है ना। Rolling friction occurs when one body rolls over another surface, such as a ball rolling on the ground. Over time, the rolling object slows down and stops due to friction. ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक कब लगता है? जब बॉडी मूवमेंट में होती है। स्टैटिक कब लगता है? जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है और फोर्स सामने से लग रही है। अब मूवमेंट में 2 हो जाएंगे, स्लाइडिंग और रोलिंग। इसके बाद आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है बच्चों? चाहे वो एयर का फ्रिक्शन हो, चाहे वो वाटर का फ्रिक्शन हो, चाहे वो गैस का फ्रिक्शन हो, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप जब बाइक राइड करते हो तो फ्लूइड फ्रिक्शन अकर करता है बिटवीन यू एंड द एयर। आप जब बाइक चलाते हो, तेजी से चलाते हो, सामने से हवा आती है ना बहुत तेज, और आपकी आंखों से पानी वानी बहने लगता है ना। एक्टिवा बाइक तेज चलाओगे तो वहां कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। साइक्लिस्ट ऑफन वेयर स्ट्रीमलाइंड हेलमेट्स एंड स्पेशली डिजाइन क्लोथिंग टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है थिंग्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्रिक्शन को इम्पैक्ट करती हैं? सबसे पहले अगर आप एक लुब्रिकेंट यूज कर लेते हो बिटवीन 2 सर्फेसेस तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। आप जैसे कई बार देखते हो कि आपके जो घर के दरवाजे वगैरह हैं वो काफ़ी टाइट हो जाते हैं, तो अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी ग्रीस लगा देते हो या ऑयलिंग कर देते हो तो वो बड़े आसानी से मूव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन आपने कम कर दिया। तो अगर आप कोई लुब्रिकेंट लगा देते हो तो फिर हमारा जो फ्रिक्शन है ओवरऑल कम हो जाता है। उसके साथ साथ इट कैन बी रिड्यूस बाय रोलिंग रादर देन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को पुश ना करके रोल करो तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन इंक्रीजेज एज सरफेस आर मेड रफर। जितनी रफ सरफेस होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। स्मूथ रोड पे आसानी से साइकिल चलती है, टूटी फूटी रोड पे साइकिल चलाने जाओगे तो जोर लगेगा, है ना। फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स बढ़ रही है तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। सही हो गया सर, ये क्वेश्चन आ जाता है। स्मूथ सरफेस में लेस फ्रिक्शन होगा, अनइवन सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अब आ जाते हैं बच्चों आखिरी टॉपिक जो कि है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल आखिरी है ना, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल, एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाँ आखिरी है। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक पे जो कि है प्रोजेक्टाइल। हाँ बेटा जी, अब हमारे पास आ गया प्रोजेक्टाइल। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? चलो इसकी बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल है क्या? इट इज एन ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्टाइल बच्चों मैं जब पढ़ाऊंगा तो हम याद करेंगे नीरज चोपड़ा जी को, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ही हैं जो भाला फेंकते हैं हमारे देश के अंदर, है ना, जैवलिन थ्रो करते हैं। तो बेसिकली आप मान लो कि ये एक ग्राउंड है और ये हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, इनके हाथ में ये जैवलिन है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। ये जो जैवलिन है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं?
प्रोजेक्टाइल। अब देखो हमारे पास एक पूरा का पूरा एरिया है, एक पूरा का पूरा सरफेस है जो इनको कवर करके चलना है ना, जो जिसको हम ट्रेजेक्टरी भी बोल देते हैं, सही है। लेकिन तुम उतना डिटेल में मत जाओ, तुम बस ये समझो कि प्रोजेक्टाइल क्या है और प्रोजेक्टाइल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसपे एक फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। भाई वो भाले को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे गिरता है ना, बास्केटबॉल को तुम इस तरीके से बास्केट करने के लिए जाते हो तो नीचे गिरता है ना, तो ग्रेविटी लग रही है उस चीज के ऊपर, राइट। अब बहुत सारे एंगल्स यहाँ पे बच्चों बन सकते हैं, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा जी भाले को 90 डिग्री पे फेंक दे, 90 डिग्री का यानी बिल्कुल सीधा ऊपर, तो वो यहीं आके नीचे वापस गिर जाएगा, राइट। अब सपोज उनका एंगल 75 डिग्री है, अब अगर 75 डिग्री है तो वो यहां से चलेगा, यहीं गिर जाएगा, राइट। अब सपोज उनका एंगल 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री है तो वो यहां से चलेगा, थोड़ा दूर गिरेगा। अब सपोज उनका एंगल है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बेस्ट एंगल होता है बच्चों किसी भी चीज को दूर तक पहुंचाने के लिए। तो कभी भी आप ध्यान रखना, आपको कोई भी चीज दूर फेंकनी है ना तो हमेशा 45 डिग्री पे फेंको। अब इसके नीचे सपोज 30 डिग्री होगा तो फिर यहीं गिर जाएगा। तो ध्यान रखना 45 डिग्री इज द बेस्ट एंगल जो हो सकता है। देयर आर वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इज अ प्रोजेक्टाइल। एक आप ऊपर से कोई चीज फेंक दो रेस्ट से, वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एन इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। भाई एयर रेजिस्टेंस तो लगता है लेकिन ना के बराबर लगता है। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वो भी प्रोजेक्टाइल है ना। उसके बाद एग्जांपल्स देखो, ऑब्जेक्ट एक्टिंग एज प्रोजेक्टाइल, आप चाहे बास्केटबॉल खेलो, आप चाहे फुटबॉल खेलो, शॉर्ट पुट खेलो, हैमर, डिस्कस, जैवलिन, गोल्फ बॉल, ये सब बच्चों हमारे पास प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रेजेक्ट्री को। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है? उस पूरे एक तरीके से समझ लो पूरे के पूरे रीजन को, कि कितनी दूर कितना एरिया आप कवर करोगे, वो पूरी ट्रेजेक्ट्री या पूरा रीजन होता है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला फैक्टर है बच्चों ग्रेविटी। भाई देखो ग्रेविटी तो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है ना, क्योंकि हर चीज को अर्थ का जो ग्राउंड है वो नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर मैं जंप करता हूं तो मैं भी नीचे की तरफ जाता हूं, क्यों? ग्रेविटी लग रही है, सिंपल सी बात है। फोर्स में आप देखते हो ना, जब आप स्पेस में जाते हो तो ग्रेविटी नहीं होती है तो वहां कोई नीचे नहीं गिरता। आपने देखा ना कि सुनीता विलियम्स अभी रह के आई थी तो आराम से ऊपर घूम रही थी एयर में। तो ग्रेविटी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितना आप एक कागज का टुकड़ा लो और एक भारी बॉल लो, आप भारी बॉल को ऊपर फेंको एकदम नीचे गिरेगी, कागज को फेंको वो धीरे 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 नीचे आएगी, क्योंकि मास ही नहीं है कुछ भी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मास ज्यादा होता है तो ग्रेविटी भी ज्यादा होती है, मास कम होता है तो ग्रेविटी भी कम होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद पहला फैक्टर तो ग्रेविटी हो गया जो इंपैक्ट करेगा। दूसरा फैक्टर होता है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? सिंपल सी बात है भाई, जब तुम एक्टिवा चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि तेज चलाओगे अगर उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा। सिंपल सी बात है ना यार, एयर तो रेजिस्ट करेगी ही आपको, एक फोर्स तो सामने से भी आ ही रही है, मोमेंटम में अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? लार्जर द सरफेस एरिया मोर एयर रेजिस्टेंस विल अफेक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप दो बॉल, एक बास्केटबॉल ले लो, एक क्रिकेट बॉल ले लो या गोल्फ बॉल ले लो। अगर बास्केटबॉल को एक हाथ से फेंकने की कोशिश करूंगा ज्यादा दूर नहीं गिरेगा, लेकिन क्रिकेट बॉल दूर गिरेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो बास्केटबॉल का काफी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगता है। और क्रिकेट बॉल का, गोल्फ बॉल का सरफेस एरिया कम है तो फिर उस पर रेजिस्टेंस भी कम लगेगा। उसके बाद स्पीड, कितनी तेजी से फेंक रहे हो, है ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि भैया सरफेस कैसी है, रफ है क्या या स्मूथ है क्या। अगर स्मूथ सरफेस है तो एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, रफ सरफेस है तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। मास मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल सी बात है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्पीड ऑफ द रिलीज। स्पीड ऑफ द रिलीज का मतलब चोपड़ा जी ने कितनी तेजी से जैवलिन को थ्रो करा, जितनी तेजी से रिलीज करेंगे उतनी दूर तक पहुंच पाएंगे। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी जितनी रफ्तार से फेंकेंगे, हल्के से फेंकेंगे तो यहीं गिर जाएगा ना। तो सिंपल है, ग्रेटर द रिलीज रेट ग्रेटर द डिस्टेंस गेन्ड। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास, ये रिपीट हो गया स्पीड ऑफ द रिलीज, इसकी जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ रिलीज, प्रोजेक्शन एंगल, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। सबसे बेस्ट एंगल कौन सा होगा? 45 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। हाइट ऑफ द रिलीज, हाइट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है बच्चों। इट रेफर्स टू हाउ हाई अबव द ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड। सिंपल सी बात होती है ना, जैसे जैवलिन हो गया, हैमर थ्रो हो गया, डिपेंड करता है कितना। अगर तुमने ऊंचाई पे फेंक दिया फिर वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं ले पाएगा। 45 डिग्री के हिसाब से हाइट होनी चाहिए, ठीक हो गया बेटा। स्पिन का मतलब मूवमेंट कितना हो रहा है, स्पिन हैपेंस एज द बॉल मूव्स थ्रू द एयर, ठीक हो गया बेटा।
परफेक्ट। इसके बाद कौन कौन से स्पोर्ट्स पे प्रोजेक्टाइल की हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलती है? तो यार बहुत सिंपल, सब तो देख लिए तुमने, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे हम लोग जैवलिन की बात करते हैं, तो दिस इज अ रीड ओनली टॉपिक, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद बच्चों हिटिंग एनालिसिस। हिटिंग एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो देखो फिर से ये बेसबॉल की बात कर रहा है, किस पर्टिकुलर एंगल से हिट कर रहा है, क्या एंगल बन रहा है, कितना उस पर ग्रेविटी लग रहा है, कितना उस पर स्पीड लग रहा है, कितना उसमें एयर प्रेशर लग रहा है, वो चीजों से आपकी पूरा ओवरऑल हिटिंग एनालिसिस करा जाता है। इन हिटिंग स्पोर्ट्स एनालिटिक्स यूज लॉन्च एंगल टू फाइंड द बेस्ट हिटिंग एंगल। ठीक है या नहीं है बेटा? लॉन्च एंगल इज द एंगल एट विच द बॉल लीव्स द बैट आफ्टर कॉन्टैक्ट। आइडियल लॉन्च एंगल 10 to 30 डिग्री रहने वाला है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में भी वही है, द बॉल फॉलोज प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई यहाँ फॉर एग्जांपल ये बास्केट है, ठीक है, अब यहाँ पे चिंटू खड़ा हुआ है, तो बॉल फेंकेगा तो देखो फिर से प्रोजेक्टाइल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? सिंपल है। टू स्कोर द बॉल मस्ट बी थ्रोन एट द करेक्ट एंगल एंड द फोर्स। द आइडियल शूटिंग एंगल डिपेंड्स ऑन द प्लेयर हाइट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हुप। ठीक हो गया बेटा। बेस्ट एंगल वही 48 डिग्री से 52 डिग्री तक रहते हैं, 45 के आसपास। बस बच्चों ये हो जाता है हमारे पास समाप्त। इसके बाद हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वैसे मैंने मस्त पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।